हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारी नई कहानी बिलियनियर हमसफर अच्छी लगी है और आप सभी ऐसे ही कहानी को प्यार देते रहें। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं। आप अपना निक नेम जरूर हमें लिखकर भेजें। तो इस कहानी में जितने भी करेक्टर होंगे, हम वो करेक्टर के नाम आपके निक नेम पर रखेंगे। तो आप लोग अपना नाम और आगे अपना निक नेम आज कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 2, मिलेनियर हम सफर। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी। वो वहीं फूट फूट कर रोना चाहती थी। वो आयरा के गले लगकर चीखना चाहती थी कि आयरा, मैंने कल रात झूठन खाई है। मैं एक भिखारी बन चुकी हूँ। लेकिन आत्मसम्मान एक बहुत ही अजीब चीज होती है। इंसान सब कुछ खोकर भी उसे बचाना चाहता है। ज़ारा जानती थी कि अपने उसने आयरा को ये बात बता दी तो आयरा का दिल टूट जाएगा और वो अपनी इस लाचारी को लफ्ज़ों में बयां करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। वहीं आयरा समोसा खाकर ज़ारा की तरफ देख रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराना का कोशिश करके उससे पूछा, क्या हुआ ज़ारा? बहुत गर्म है क्या? तेरी आंखों से आंसू क्यों आ गए? उसकी ये बात सुनते ही ज़ारा ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी एक गहरी उसने सांस ली और अपने आंसुओं को पलकों के पीछे ही धकेला और भरे हुए गले से झूठ बोलकर कहा, हाँ हाँ यार, चटनी चटनी में बहुत मिर्ची ज्यादा है। एकदम से ठसका लग गया। ये कहकर उसने अपने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और एक घूंट में आधा पानी पी गई, ताकि उसके गले में अटका वो दर्द का गोला और समोसे का निवाला नीचे उतर जाए। वहीं आगे से जारा ने मासूमियत से सिर हिलाया और अपनी चाय पीने लगी। इसके बाद जारा ने किसी तरह अपने आंसुओं को पीकर वो समोसा खत्म किया। उसका पेट तो भर गया था, लेकिन अंदर जो घाव रात को लगा था वो अब और गहरा हो चुका था। इसके बाद समोसा खाने के बाद कैंटीन से बाहर निकलकर दोनों लड़कियां अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। जारा का दिमाग अभी भी उसी उधेड़ बुन में था। वो जमीन की तरफ देखकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई चल रही थी। वहां कॉलेज के कॉरिडोर में अच्छी खासी भीड़ थी। तभी अचानक कॉरिडोर के मोड़ पर जारा किसी से बहुत जोर से टकराई। इतनी ज्यादा जोर से कि जारा 2 कदम पीछे हट गई और उसका भारी बैग उसके कंधे से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। तब एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, ओह शिट! आंखें नहीं है क्या? यह भारी आवाज सुनते ही जारा ने घबराकर सिर उठाया और उसके सामने विहान खड़ा था। विहान, कॉलेज का वो लड़का जिसे खुद पर किसी फिल्मी हीरो से कम गुमान नहीं था। उसने एक बहुत ही महंगी लिमिटेड एडिशंस की लेदर जैकेट पहनी थी, जिसके अंदर एक ब्रांडेड ब्लैक शर्ट थी। उसके बाल एक परफेक्ट मैसी लुक में सेट थे और उसके शरीर पर एक बहुत किसी महंगे तेज विदेशी परफ्यूम की महक आ रही थी। वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस का बेटा था। कॉलेज का स्टड माना जाता था। लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन विहान की नज़र हमेशा से जारा पर थी। विहान ने अपने सनग्लासेस को सिर पर सरकाया और जैसे ही उसने देखा कि टकराने वाली लड़की जारा ही है, तो उसके चेहरे पर वो गुस्से वाला भाव अचानक एक कुटिल और घमंडी मुस्कान में बदल गया। विहान ने अपने होठों पर जीभ फेर कर एक बहुत ही अनचाहे और चिपचिपे अंदाज में कहा, ओह, तो ये रावत मैंसन की खूबसूरत शहजादी है। विहान की नजरें जारा के चेहरे से होते हुए उसके पुराने पसीने से हल्के नम पर्पल सूट पर टिक गई। उसकी इन नजरों में जो हवस और घमंड था, उसको देखते ही जारा अंदर से घिन में भर गई। विहान हमेशा से जारा पर लाइन मारता था। उसे लगता था कि पैसे और पावर से वो किसी भी लड़की को खरीद सकता है, लेकिन जारा को विहान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका वो परफ्यूम जारा को उल्टी ला रहा था। तभी विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और जारा के गिरे हुए बैग को उठाने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करके कहा, क्या हुआ जारा? आज शहजादी पैदल चल रही है? अगर कहो तो आज मैं तुम्हें अपनी स्पोर्ट्स कार में घुमा लाऊं। आखिर हम जैसे स्टड्स ही तुम जैसी क्लासी लड़कियों पर सूट करते हैं। ये कहते हुए विहान ने जारा के हाथ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां जारा के उसी जले हुए बाएं हाथ की तरफ बढ़ रही थी, जिसमें अभी भी भयंकर दर्द था। जारा का शरीर डर, घिन और गुस्से में कांपने लगा था। जैसे ही विहान की उंगलियां जारा के हाथ को छूने ही वाली थी, जारा ने बिजली की फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके जले हुए छालों में एक तेज टीस उठ गई, लेकिन
उसने उस दर्द को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने तुरंत झुककर अपने दाहिने हाथ से एक झटके से अपना भारी बैग जमीन से उठाया और सीधी खड़ी हो गई। विहान का हाथ हवा में ही रह गया। उसकी मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी भौहें तन गई। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर अपने दोस्तों और बाकी स्टूडेंट्स के सामने। तभी ज़ारा ने विहान की आंखों में सीधे देखा। उसकी उन गहरी, सूजी हुई और नम आंखों में इस वक्त एक ऐसी आग थी जिसने विहान को भी एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ज़ारा ने धीरे से कहा, अपने हाथ और अपनी ये घटिया सोच दोनों मुझसे दूर रखना विहान। तुम्हारी ये पावर और तुम्हारी ये स्पोर्ट्स कार का रूप किसी और को दिखाना। मैं तुम्हारी उन क्लासी लड़कियों में से नहीं हूं जो तुम्हारी इस नकली चमक पर बिक जाए। अगर अगली बार तुमने मेरे करीब आने की और मुझे छूने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि जारा की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक बर्फीली सख्ती थी। ये चेतावनी देकर जारा ने एक पल के लिए वहां नहीं रुकना ठीक समझा और वो आया का हाथ पकड़कर तेजी से वहां निकल गई। वहीं विहान कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा रह गया। गुस्से और अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने दांत पीसे और जाते हुए जारा के पर्पल सूट को घूर कर मन ही मन में कहा, बहुत गुरूर है ना तुझे अपने इस रावत होने पर। एक दिन तेरा ये गुरूर इसी कॉलेज में अपने पैरों तले नहीं कुचला तो मेरा नाम भी विहान नहीं। दूसरी तरफ जारा और आयरा तेजी से चलकर अपनी क्लासरूम में घुस गई। क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे। दोनों चुपचाप सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। जारा का शरीर अभी भी हल्के से कांप रहा था। एक तरफ विहान की वो गंदी नजरें, दूसरी तरफ उसके शरीर पर सूखता हुआ वो नम पर्पल सूट जो उसे बार बार उसकी गरीबी और लाचारी का एहसास करवा रहा था। प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं, ये जारा के दिमाग से ऊपर से जा रहा था। उसका दिमाग तो बस वक्त काटने में लगा था। वो बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देख रही थी। उसे बस इंतजार था इस क्लास के खत्म होने का, क्योंकि इसके बाद उसकी म्यूजिक की क्लास थी। म्यूजिक, यही तो एक लो थी जो उसकी इस गुप्त अंधेरी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी देती थी। लेकिन आज इस म्यूजिक क्लास का इंतजार सिर्फ गिटार या पियानो के लिए नहीं था। इस इंतजार की वजह था सुशांत। सुशांत, कॉलेज का एक बहुत ही शांत, हैंडसम और टैलेंटेड लड़का। वो म्यूजिक क्लास में बहुत अच्छा और गिटार बजाता था। सुशांत कभी विहान की तरह छिछोरापन नहीं करता था। वो हमेशा तमीज से बात करता था और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपनापन था। जरा सिर्फ जिसे अपने घर में प्यार, इज्जत या एक मीठा शब्द नहीं मिला, वो सुशांत के उस नॉर्मल और तमीज भरे व्यवहार को प्यार समझ बैठी थी। वो भोली और मासूम लड़की मान ली थी कि सुशांत ही वो इंसान है जो उसे इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। वो सुशांत के मन में बेहद इंतहा प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि सुशांत उसे उसकी सच्चाई, उसकी नस गरीबी और उसके इन फटे पुराने कपड़ों के बावजूद अपना लेगा। उसे लगता था कि आज वो अपने दिल की बात कह देगी और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए किसी फेरी टेल की तरह बदल जाएगी। उसके इस इंतजार के बीच दोपहर के 1 बज चुके थे। रेगुलर क्लास खत्म हो गई। आयरा को लाइब्रेरी जाना था, इसलिए जरा अकेले ही म्यूजिक रूम की तरफ चल पड़ी। म्यूजिक रूम कॉलेज के सबसे शांत हिस्से में था। जारा ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था। कोई और स्टूडेंट अभी तक नहीं आया था। बस खिड़की से छनकर आती सूरज की रोशनी में एक लड़का गिटार की स्ट्रिंग्स को ट्यून कर रहा था। वो सुशांत ही था। उसका एक सफेद रंग की शर्ट, उसने नीली जींस पहनी थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसे देखकर जारा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वहीं दरवाजे के पास वो खड़ी रह गई। तभी सुशांत ने गिटार रखा और उसकी नजर जारा पर पड़ी। सुशांत ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाय जारा, आज तुम इतनी जल्दी आ गई, अभी तो सर भी नहीं आए। वही सुशांत की वो नॉर्मल सी मुस्कान आज जारा को बहुत खास लग रही थी। जारा ने अपने कांपते हाथों को आपस में रगड़ा। उसे लगा कि इससे बेहतर मौका उसकी जिंदगी में कभी उसे मिलेगा नहीं। कमरे में सिर्फ वो दोनों थे और बाहर कोई शोर नहीं था।
उसने गहरी सांस ली और उसका जला हुआ हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। लेकिन आज दिल की बात कहने की हिम्मत उस दर्द पर हावी हो रही थी। वो धीरे धीरे चलकर सुशांत के पास गई और उसके सामने रखे एक स्टूल पर बैठ गई। एक लड़की होते हुए भी उसने पहल करना का मन बना लिया था। उसके ने सुशांत की तरफ देखकर धीरे से कहा, सुशांत, मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़ारा की आवाज़ बहुत धीमी और काँप रही थी। उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी, क्योंकि वो सुशांत की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी आगे से सुशांत ने बहुत ही कैजुअल टोन में पूछा, हाँ कहो ना ज़ारा, क्या बात है? नोट्स चाहिए क्या किसी चीज़ की? आगे से ज़ारा ने हिम्मत जुटाकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा, ओह नहीं, नोट्स नहीं, दरअसल बात कुछ ऐसी है सुशांत, मैं काफ़ी वक्त से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो। जब तुम मुझसे बात करते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई तो है जो मेरी इज्जत करता है। उसकी आंखें नम हो गई थी और उनमें एक अजीब सी चमक आ रही थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर सुशांत की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जारा क्या कहना चाह रही है। इसलिए उसने सीधे पूछा, जारा, तुम ठीक तो हो ना? सीधी तरह बताओ क्या बात है? तभी जारा ने अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में कसकर बांध लिया। बिना पलक झपकाए सुशांत को देखकर कहा, मैं मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ सुशांत, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत साधारण सी हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मेरी हालात बहुत अजीब है, लेकिन मेरा प्यार बहुत सच्चा है। क्या क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये कहते ही ज़ारा ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। उसे लगा कि अब सुशांत भी मुस्कुराएगा, उसका हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन आज उसके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन कमरों में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सुशांत बिल्कुल बुत बनकर ज़ारा को देख रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। 1 सेकंड बीता और 2 सेकंड बीते और फिर उस शांत म्यूजिक रूम में एक आवाज गूंजी जिसने ज़ारा की रूह को चीर कर रख दिया। ये आवाज प्यार की नहीं थी। ये आवाज बहुत ही तेज गूंजती हुई भयंकर हंसी की थी। सुशांत अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में इतना घमंड, इतना मजाक और इतनी नफरत थी कि ज़ारा के कानों के पर्दे फटने लगे। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, हंसते हंसते, और अपनी आंखों में आंसू आ रहे। सुशांत ने हंसकर ताली बजाकर कहा, वाट, क्या कहा तुमने? तुम और मैं? सीरियसली ज़ारा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसको ऐसे अपना मजाक उड़ाते देखकर ज़ारा का दिल एक झटके में बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर बहुत जोर का तमाचा मार दिया हो। उसने शौक होते हुए पूछा, सुशांत, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने मैंने अपने दिल की बात कही है। उसकी यह बात सुनकर सुशांत की हंसी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर अब एक ऐसा क्रूर और घमंडी भाव आ गया जो ज़ारा ने आज तक नहीं देखा था। वो ज़ारा के एकदम करीब आया और उसे ऊपर से नीचे तक ऐसी हिकारत भरी नजरों से देखा जैसे वो कोई नाली का कीड़ा हो। उसने ज़ारा की आंखों में देखकर कहा, दिल की बात? तेरी औकात क्या है जो तूने मुझे ये बात कहने की जरूरत भी की? जरा शक्ल देखी है तूने अपने आईने में? ये फटे हाल सूट, ये उतरा हुआ भिखारियों वाला चेहरा और ये बदबू, और तू सोचती है कि मैं सुशांत देशमुख तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? सुशांत की आवाज अब सख्त और तेज हो चुकी थी। उसका ये बात सुनकर ज़ारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, देशमुख? तभी आगे से सुशांत ने अपना कॉलर ठीक किया और घमंड से कहा, हाँ देशमुख, मैं देशमुख खानदान का इकलौता वारिस हूँ। शहर के आधे से ज्यादा मॉल्स और होटल्स हमारे हैं। मैं तो यहाँ म्यूजिक सिर्फ टाइम पास के लिए सीखता हूँ। और रही बात तेरे रावत खानदान की, तो तेरी असली जो औकात उस घर में है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तू वहां सिर्फ एक नौकरानी से भी बदतर की जिंदगी जी रही है, जो दूसरों की फेंकी हुई छूटन खाती है और उनके ही कपड़े पहनती है। उसकी ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि सुशांत को उसकी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला। तभी सुशांत ने अपनी जेब से अपना महंगा आईफोन निकाला और उसमें एक
फोटो खोलकर जारा के चेहरे के सामने करके कहा, देख इसे, पहचानती है? जारा ने जैसे ही उस स्क्रीन को देखा, उसकी धड़कनें रुक गई। उसका खून बर्फ की तरह जम गया। उस फोटो में सुशांत एक लड़के के कमर में हाथ डालकर खड़ा था, और वो लड़की सुशांत के गाल पर किस कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, देवशिखा की बेटी, जारा की कजिन सिस्टर रूही थी। तभी सुशांत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, रूही, मेरी रूही, रूही मेरी गर्लफ्रेंड है जारा। हम पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। रूही मुझे रोज फोन पर बताती है कि कैसे वो और उसकी माँ तुझे घर में टॉर्चर करते हैं, कैसे वो तुझे भूखा मारते हैं और तू कैसे पुराने कपड़े पहनती है। ये जो घटिया सा पर्पल सूट तूने आज पहना है ना, ये भी रूही ने ही तुझे भीख में दिया था। मुझे तेरी हर एक नंगी सच्चाई पता है भिखारिन। उसकी ये बात सुनकर जारा को अब और ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो गई हो। उसका गला सूख गया। सुशांत ने उसके प्यार को नहीं ठुकराया, बल्कि उसने जारा की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी सबसे बड़ी खौफ की नस को दबा दिया। रिजेक्शन का दुख जारा को 1% भी नहीं हुआ। सुशांत उसके लिए अब मर चुका था, लेकिन सुशांत की बातें से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर सुशांत को रूही की यह बात तो बता दिया था, अगर रूही को पता चल गया कि जारा उसके बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है, तो अब क्या होगा? जारा की उसकी आंखों के सामने उसकी ताई देवशिखा वो खौफनाक चेहरा घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे एक छोटी सी गलती के लिए, जो असल में गलती ही नहीं थी, उसने ताई ने छूटन खाने पर मजबूर कर दिया। अगर ये बात बाहर पहुंच गई, तो देवशिखा और रूही मिलकर उसे जान से मार डालेंगे। वो उसे घर से निकाल देंगे और वो सड़क पर आ जाएगी। ये खौफ इतना भयानक था कि जारा का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। उसके होठ कांप रहे थे और वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी सुशांत ने अपना फोन वापस जेब में रखकर कहा, अब देख जरा, आज ही मैं रूही को फोन करके बताऊंगा कि उसकी ये नौकरानी बहन मुझ पर लाइन मार रही थी। उसके बाद जब तू घर जाएगी ना, तो रूही और तेरी ताई तेरा जो हश्र करेंगे, वो देखने लायक होगा। तुझे वो लोग इस शहर से गायब करवा देंगे। उसकी ये बात सुनते ही जरा के दिमाग की नसें फटने लगी। डर ने उसके सारे होश उड़ा दिए। उसने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं, नहीं सुशांत, प्लीज। जारा अचानक अपने स्टूल से उठी और धड़ाम से सुशांत के पैरों में गिर पड़ी। उसने सुशांत के घुटनों पर अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, प्लीज, प्लीज सुशांत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। रूही को कुछ मत बताना, वो मुझे मार डालेगी। मेरी ताई मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मुझे सड़क पर कुत्तों की तरह रहना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने ही नहीं आऊंगी। प्लीज सुशांत, प्लीज मुझ गरीब पर रहम करो। जारा की सिसकियां इतनी तेज थी कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसका चेहरा सुशांत के जूतों पर रगड़ा जा रहा था। वो लड़की जो सुबह विहान की बदतमीजी पर शेरनी की तरह दहाड़ी थी, अब खौफ के मारे एक कीड़े की तरह रेंग रही थी। आगे से सुशांत ने अपने पैरों पर पड़ी उस रोती गिड़गिड़ाती जारा को देखा। उसके चेहरे पर तरस की एक लकीर तक नहीं आई, बल्कि उसने उसकी आंखों में गंदी और हवस भरी चमक लेकर विहान की उसने आंखों में जो देखा, वो बड़ा खतरनाक था। आज जारा को समझ आ गया कि विहान और सुशांत में कोई फर्क नहीं था। फर्क बस इतना था कि विहान एक सामने से वार करने वाला भेड़िया था, और सुशांत मीठा बोलने वाला, पीठ पीछे डसने वाला जहरीला सांप। तभी सुशांत ने जारा के कंधे को पकड़ा और उसे झटके से ऊपर उठाया। जारा के चेहरे पर आंसू और पसीना मिला हुआ था। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। सुशांत ने अपना चेहरा जारा के चेहरे पर एकदम करीब लाया, और उसकी गर्म और बदबूदार सांसें जारा के चेहरे पर पड़ रही थी। सुशांत ने एक बहुत ही ठंडी और शैतानी आवाज में पूछा, तो चाहती है कि मैं रूही को कुछ ना बताऊं? उसकी ये बात सुनते ही जारा ने जल्दी में अपना सिर ऊपर नीचे हिलाकर कहा, हाँ, हाँ, प्लीज, प्लीज, जो बोलोगी करूंगी। मैं तुम्हारे सारे असाइनमेंट लिख दूंगी, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, बस रूही को मत बताना, प्लीज। जारा को ऐसे गिड़गिड़ाता देखकर सुशांत के होठों पर एक भयानक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने जारा के कान के पास अपने होठ ले जाकर बहुत ही धीरे से लेकिन एकदम साफ शब्दों में कहा, तो ठीक है, अगर तू चाहती है मैं अपना बंद मुंह रखूं, तो आज कॉलेज के बाद तुझे मेरे साथ
बताए हुए एक होटल में चलना पड़ेगा, 2 घंटे के लिए बस। उसके इस शब्द सुनते ही जारा के पूरे शरीर में जैसे बिजली का एक जोर का झटका लगा। उसके एक कान सुन पड़ गए। होटल चलना पड़ेगा, ये एक साधारण सी शर्त नहीं थी, ये एक सीधा और घिनौना सौदा था। सुशांत अपनी खामोशी के बदले उसके शरीर की कीमत मांग रहा था। जारा ने सुशांत को धक्का दिया और लड़खड़ाकर पीछे दीवार से जा टकराई। उसकी आंखें फटी हुई थी। वो इस शैतान को अविश्वास की नजरों से देख रही थी। उसने कांप कर कहा, क्या क्या कहा तुमने? जारा की आवाज अब गले में अटक ही नहीं रही थी। तब इस सुशांत ने बेखौफ होकर अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन ऑन करके कहा, तूने सुना जो मैंने कहा? तो चुपचाप मेरे साथ आज शाम को होटल चलेगी और जो मैं कहूंगा वो करेगी। अगर तूने मना किया या किसी को बताने की कोशिश की तो मैं यहीं से रूही को वीडियो कॉल मिलाता हूँ। मैं उसे बता देता हूँ कि तूने आज मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है। उसकी ये धमकी सुनते ही जरा दीवार के सहारे नीचे खिसक गई। वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और उसका दिमाग फटने लगा था। एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ अब खाई बन गई थी। अगर ये सुशांत की बात नहीं मानेगी तो उसकी ताई और रूही उसे घर से निकाल कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगी। अगर वो सुशांत की बात मानेगी तो उसे अपनी आबरू, अपनी इज्जत और अपनी रूह को इस शैतान के पैरों तले रोंदना होगा। वो बस ठंडे फर्श पर बैठकर सुन्न हो गई थी। अब न उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे और न उसके होठ में अब कोई आवाज थी। जिंदगी ने उसे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही और मौत की तरफ जाता था। म्यूजिक रूम की वो ठंडी जमीन अब जारा को आग की तरह झुलसा रही थी। सुशांत वही से अपनी उस खौफनाक शर्त और घिनौनी धमकी देकर जा चुका था, लेकिन उसकी ये शैतानी हंसी अभी भी कमरे की चारों दीवारों से टकराकर जारा के कानों के पर्दे फाड़ रही थी। जारा उसी दीवार के सहारे घुटनों में सिर टिकाए एक बेजान लाश की तरह बैठ रही। कई मिनटों तक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सुशांत की उस धमकी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को खींच लिया हो। होटल चलना पड़ेगा, ये 3 शब्द किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिमाग की नसों में रेंग रहे थे और अपना जहर छोड़ रहे थे। कमरे के बाहर से आते हुए स्टूडेंट्स की हंसी ठिठोले की आवाजें, दूर कहीं बजती हुई कॉलेज की घंटी और पेड़ों से टकराहट और आती हवा की सरसराहट। जरा के लिए ये सब कुछ सुन पड़ चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां एक ही जगह पर ठहर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ अभी हुआ था वो कोई भयानक सपना था या उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच। उसने अपने कांपते हुए हाथों को अपने चेहरे से हटाया और अपनी हथेलियों को देखा। वही हथेलियां जो कल प्याऊ के उबलते पानी और घर के तपते लोहे के गेट से जल गई थी, आज उसका वजूद, उसकी इज्जत, उसकी रूह जलने की कगार पर थी। उसने धीरे से बड़बड़ाकर खुद से पूछा, मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? उसके सूखे और फटे हुए होठों से एक कांपती हुई बेबस फुसफुसाहट निकली। यह सवाल कोई आम सवाल नहीं था। ये जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए उस इंसान की आखिरी पुकार थी। जारा का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा। वो उन दोनों रास्तों के इंजाम के बारे में सोचने लगी जो सुशांत ने उसके सामने खड़े किए थे। उसने आंखें बंद की तो सबसे पहले उसे अपनी ताई देवशिखा और बहन रूही का चेहरा सामने आया। अगर उसने सुशांत की बात नहीं मानी और अगर उसने होटल जाने से इनकार कर दिया तो सुशांत उसी वक्त रूही को कॉल कर देगा। रूही जो पहले से ही जारा से बेइंतहा नफरत करती थी, वो इस बात को किस हद तक तूल देगी, जारा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। उसे साफ दिखने लगा कि कैसे रूही चीखते चिल्लाते हुए पूरे घर में हंगामा कर देगी। ताई देवशिखा, जिन्हें जारा को जलील करने का एक और बहाना चाहिए था, वो इस मौके को नहीं छोड़ेंगी। जारा की रूह कांप उठी। उसे कल्पना हुई कि उसकी ताई उसके बालों की निर्दयता से पकड़कर उसे पूरे घर में नौकरों के सामने घसीट रही है। वो देख पा रही थी कि कैसे उसके ताऊजी जयंत रावत बिना उसकी एक भी बात सुने उसे घर के उसी काले तपते हुए लोहे के गेट से बाहर धक्का दे रहे हैं। उसकी ताई चिल्लाकर कह रही है, तू एक भिखारिन है, इसने मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने की कोशिश की।
निकल जा मेरे घर से यहाँ से। ताई की ये चीखती हुई आवाज उसके ख्यालों में इतनी असली लग रही थी कि जरा की ने मन में अपने दोनों कान हाथों से कसकर बंद कर लिया। सुशांत जयपुर के सबसे अमीर परिवार का इकलौता वारिस था। देवशिखा और जयंत उसको अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते थे। जरा जानती थी कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और अगर उसे घर से निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएगी। उसकी जेब में सिर्फ रूही के फेंके हुए 20 रुपए थे, और वो भी सिर्फ अब 10 रुपए बचे थे। एक बड़े से बेरहम शहर में जहां वह कदम पर दरिंदे इंसानी शक्ल में घूम रहे हैं, वहां एक जवान खूबसूरत और बेसहारा लड़की का क्या अंजाम होगा। उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी, या फिर भूख और दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। फुटपाथ पर दम तोड़ना पड़ेगा। उसका अपना पिता जो लंदन की रंगीनियों में खोया हुआ था, उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उसकी बेटी किस नाली में मर गई। ये सोचकर जारा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो नम पर्पल सूट जो सुबह उसे ठंडक दे रहा था, अब उसके शरीर में किसी कफन की तरह चिपक गया था। इस सब के बारे में सोचते हुए उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं सड़क पर नहीं जा सकती। मैं ताई की वो मार और वो जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बड़बड़ाकर उसने अपना सिर दीवार पर जोर से मारा। तो फिर दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था सुशांत के आगे घुटने टेक देना, उसकी उस घिनौनी शर्त को मान लेना। जैसे ही जारा के दिमाग में इस दूसरे रास्ते का विचार आया, उसके अंदर एक भयानक चीख उठ गई, जिसे उसने अपने दांतों तले दबा लिया। उसका पेट बुरी तरह मथने लगा, जैसे उसे अभी उल्टियां आ जाएंगी। सुशांत का वो चेहरा, उसकी वो बदबूदार सांसें और उसकी वो हवस भरी नजरें, जारा को अपने ही शरीर से घिन आने लगी। क्या वो अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए इंसान को इतना गिरना पड़ता है? क्या घर की वो छोटी सी घुटन भरी कोठरी और रात की वो झूठन बचाने के लिए उसे अपना जिस्म बेचना पड़ेगा? एक अमीर खानदान की बेटी जो असल में एक गुलाम थी, क्या वो एक खेल का खिलौना बनना पड़ेगा? जारा के सीने में ऐसा दर्द उठा कि जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसने मन ही मन में खुद से कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे उस जानवर को खुद को छूने दे सकती हूँ? उसके अंदर की वो मासूम लड़की, जिसने अभी कुछ देर पहले ही प्यार का एक खूबसूरत सपना बुना था, वो हमेशा के लिए मर चुकी थी। प्यार नाम के शब्द से उसे अब उबकाई आ रही थी। इसी उधेड़ बुन, इसी खौफ और इसी मानसिक प्रताड़ना के अंदर समय कैसे बीता, जारा को पता ही नहीं चला। घंटों मिनटों के अंदर उड़ते रहे थे, और जारा की मौत का फरमान लेकर आने वाली शाम करीब आ रही थी। दोपहर के 3 बज गए थे। म्यूजिक रूम से बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वहां कॉलेज का पियून आ गया, जिसे कमरा लॉक करना था। जरा किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से उठी, अपना भारी बैग कंधे पर उठाया और बाहर कॉरिडोर में आ गई। कॉरिडोर में चहल पहल थी। लड़कियां अपने अपने ग्रुप्स में खड़ी होकर लिपस्टिक के शेड, आने वाली फिल्म और वीकेंड की पार्टीज के बारे में बातें कर रही थी। लड़के कैंटीन जाने और बाइक्स की बातें कर रहे थे। हर तरफ जिंदगी अपने पूरे शबाब पर थी। ये दुनिया कितनी नॉर्मल, कितनी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इसी भीड़ के बीच से गुजरती हुई जारा किसी जिंदा लाश की तरह लग रही थी। वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं थी। वो तो बस एक अभागी रूह थी, जिसे मौत और नर्क के बीच किसी एक को चुनना था। उसके पैरों में कोई जान नहीं थी। वो बस एक अनजाना सा डर उसे आगे धकेलता जा रहा था। चलते चलते उसे आयरा आती हुई दिखाई दी। आयरा के हाथ में लाइब्रेरी कुछ किताबें थी। वो खुश लग रही थी। जरा का दिल एक पल के लिए तड़प उठा। वो दौड़कर आयरा के गले लगना चाहती थी। वो चीख चीख कर उसे बताना चाहती थी कि आयरा, सुशांत एक दरिंदा है, मुझे बचा लो, वो मुझे होटल बुला रहा है। लेकिन जारा ने अपने कदम रोक लिए। अगर वो आयरा को बताती तो आयरा क्या कर लेगी? वो भी एक गरीब ही लड़की थी। सुशांत जैसे रसूखदार और ताकतवर लड़के का वो क्या बिगाड़ सकती थी? उल्टे सुशांत आयरा को भी किसी मुसीबत में फंसा देता। सबसे बड़ा डर, अगर सुशांत ने सच में ही रूही को कॉल कर दी तो। नहीं, जारा किसी को भी इस दलदल में नहीं खींचना चाहती थी। उसने तुरंत अपना रास्ता बदला और एक पिलर के पीछे छुप गई। आयरा बिना देखे वहां से गुजर गई। जरा की आंखों में बेबसी के 2 आंसू टपक कर
पिलर के ठंडे मार्बल पर गिर पड़े। ऐसे ही भटकते भटकते और टूटे हुए शरीर के साथ जारा कॉलेज के पिछले हिस्से में बनी कंटीन के पास आ गई। सुबह जब उसने आयरा के साथ समोसा खाया था, तब उसे घुटन का दर्द सता रहा था। लेकिन अब उसे सुबह का वो समोसा कल रात की घुटन भी किसी जन्नत के खाने जैसी लग रही थी, क्योंकि तब कम से कम उसकी इज्जत तो महफूज थी। कंटेन के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। जारा उसी पेड़ के तने से टिक कर खड़ी हो गई। उसके दिमाग की नसें अब बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। वो सोचने और समझने की ताकत खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग शट डाउन हो गया है। शाम के 3 बजने वाले थे। कॉलेज की छुट्टी समय हो गया था और स्टूडेंट्स कंटेन के बाहर निकलकर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक जाना पहचाना साया जारा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उस साये को देखते ही जारा के शरीर में एक एक बाल खड़ा हो गया। उसके पेट में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि वो सुशांत था। सुशांत अपनी शर्ट के ऊपर 2 बटन खोलकर सामने खड़ा था। आंखों में एक महंगा रेबैन का चश्मा लगा हुआ। होठों पर वही घमंडी शैतानी मुस्कान तैर रही थी, जो किसी गिद्ध के चेहरे पर अपने शिकार को देख कर आती है। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसा गुरूर था जैसे उसने पूरी दुनिया खरीद ली हो। जरा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पीछे नीम का पेड़ था। वो पेड़ के खुरदरे तने से चिपक गई। उसकी सांसें धोखनी की तरह चलने लगी और वो अपने उन दोनों हाथों से अपने बैग की पट्टियों को इतनी जोर से पकड़े हुए थी तो उसके पोर सफेद पड़ गए। तभी सुशांत बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। उसने अपने चश्मे को उंगली से थोड़ा सा नीचे खिसकाया और अपनी गंदी नजरों से जारा को ऊपर से नीचे तक घूरा। जारा का वो नम पर्पल सूट, उसका डर से पीला पड़ गया चेहरा और उसकी कांपती हुई देह। सुशांत को इस बेबसी से एक अजीब सा मजा आ रहा था। कंटेन के आसपास के जो लोग थे, लेकिन उन्हें कोई तरफ उनकी ध्यान नहीं दे रहा था। सुशांत ने जारा के बिल्कुल करीब झुककर बहुत ही सर्द और खतरनाक फुसफुसाहट में कहा, तो शहजादी, क्या सोचा फिर? मुझे उम्मीद है कि तूने कोई बेवकूफ़ी करने का फैसला नहीं किया होगा। ये कहकर उसके चेहरे पर एक घिनौनी हंसी आ गई। वहीं जारा का गला पूरी तरह सूख चुका था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने अपनी सूजी हुई डरी हुई आंखें सुशांत की तरफ उठाई, जिनमें हजार मिन्नतें थी, हजार बार रहम की भीख थी। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सुशांत ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन को एक बार अपनी उंगली से स्वाइप किया। जारा के चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर रूही का नंबर डायल होने के लिए बिल्कुल तैयार था। बस एक टच और जारा की जिंदगी तबाह। तभी सुशांत ने फोन वापस जेब में रखकर कहा, देख जरा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अगर तूने मुझे चला के दिखाने की कोशिश की या वहां से भागने की सोची, तो याद रखना, रोही का नंबर मेरे स्पीड डायल पर है और तेरी ताई का गुस्सा कैसा है ये तू मुझसे बेहतर जानती है। उसकी ये बात सुनकर जारा के होठ फड़फड़ाए। उसने बहुत ही कमजोर, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसका यह डर देखकर सुशांत के होठों पर वो कटिल मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा जारा के कान के पास लेकर उसकी गर्म सांसें जारा की गर्दन को छू रही थी और जिससे जारा को एक गहरी उबकाई महसूस हुई। सुशांत ने चबा चबा कर एक एक शब्द बोलकर कहा, शाम के 6 बजे, द ग्रैंड इंपीरियल होटल, शीस्किम वाला, रूम नंबर 402। होटल का वो नाम सुनते ही जारा के पैरों तले की जमीन एक दूसरे को धरती अलग हो गई। द ग्रैंड इंपीरियल, शहर का सबसे महंगा और पोश 5 स्टार होटल। उसे आसपास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स के कदमों की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, सब कुछ गूंज की तरह सुनाई दे रहे थे। उसकी नजरें उस रास्ते पर जमी थी जहां से सुशांत अभी गया था। उसका दिमाग बार बार उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा था, द ग्रैंड इंपीरियल, रूम नंबर 402, शाम 6 बजे, रोही को कॉल, ताई का गुस्सा, झूठन, सड़क, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा बवंडर बन गया जिसने जारा को सोचने की आखिरी क्षमता को भी खत्म कर दिया। अचानक उसकी पलकें किनारे के आंसू से एकदम जमे हुए थे। उन्होंने अपना रास्ता बना लिया और एक गर्म आंसू उसकी पलक से टूटकर उसके गाल पर गिर गया और फिर आंसुओं का एक ऐसा सैलाब फूट पड़ा जिसे रोक पाना अब जारा के बस में नहीं था। वो घुटनों पर सिर रखकर अपने मुंह में दोनों हाथों को दबाकर फूट फूट कर रोने लगी।
उसकी सिसकियां इतनी गहरी और दर्दनाक थी कि अगर कोई पत्थर भी सुनता तो पसीज जाता। वो रो रही थी अपनी उस मरी हुई किस्मत पर। वो रो रही थी लंदन में बैठे उस बाप पर जिसने उसे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। वो रो रही थी अपनी उस ताई और बहन पर जिन्होंने उसे इस दलदल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे ज्यादा वो रो रही थी उस मासूम जारा पर जो आज शाम 6 बजे उस 5 स्टार होटल के रूम नंबर 402 में हमेशा के लिए मरने वाली थी। नीम के पेड़ के खुरदरे तने से टेक कर बैठी जारा की सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कंटेन के पीछे वो सूखी धूल भरी जमीन उसके आंसू से भीग कर कीचड़ में बदल चुकी थी। शाम के 5 बजने को आ गई। सूरज अपनी तपिश बिखेरने के बाद अब ढलने की ओर था, लेकिन जारा के सीने में जो खौफ की आग लगी थी वो लगातार भड़क रही थी। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से पिघलता जा रहा था। उसका दिमाग सुन्न था और शरीर कांप रहा था। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। वो उस घटन में तड़प रही थी जहां एक तरफ सुशांत की हवस का दलदल था और दूसरी तरफ ताई देव शिखा और रूही के जुल्मों की गहरी खाई। रोते रोते जारा का सिर घुटनों के बीच धंसा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या उसकी किस्मत में सिर्फ जलालत ही बिखरी है। क्या वो इसी दिन के लिए पैदा हुई कि कोई भी राह चलता दरिंदा उसे अपनी जागीर समझ ले। सुशांत के उस गंदे और चिपचिपे स्पर्श की कल्पना मात्र से ही जारा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने जिस्म से घिन आने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने लकाग्रस्त दादी गायत्री देवी का वो बेबस चेहरा घूम गया। उसे याद आया कि कैसे आज सुबह जब उसने दादी को अपने जले हुए हाथ और झूठन खाने की बात बताई तो उन बूढ़ी बेजान आंखों से कितने आंसू आ गए थे। क्या वो अपनी उस दादी के दिए गए संस्कार, उसी परिवार की बची खुची इज्जत को उस 5 स्टार होटल के बंद कमरे में नीलाम कर देगी? क्या सुशांत की हवस का शिकार होने के बाद उसकी यह प्रताड़ना रुक जाएगी? नहीं। जारा का दिमाग अचानक एक भयानक सच्चाई से टकराया। अगर वो आज सुशांत की बात मानकर उस होटल में चली गई तो सुशांत की उम्र भर गुलाम बन जाएगी। वो दरिंदा उसका वीडियो बना लेगा, तस्वीरें खींच लेगा और फिर हर दिन हर पल उसे ब्लैकमेल करेगा। आज एक होटल है, कल कोई और जगह होगी। आज वो है और कल उसके दोस्त होंगे। वो फूट फूट कर तिल तिल कर मरेगी। उसकी रूह हर दिन नई मौत का सामना करेगी। जैसे ही वो खौफनाक ख्याल उसके जहन में आया, जारा की रुलाई अचानक थम गई। उसके अंदर सुलग रही बेबसी और खौफ की राख के नीचे एक चिंगारी भड़क गई। यह चिंगारी आत्मसम्मान की थी। उस रूह की थी जो भले ही भूखी थी पर अभी तक मैली नहीं हुई थी। तभी उसके सूखे और पपड़ीदार होठों पर एक बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। जारा ने धीरे से अपना सिर अपने घुटनों से उठाया और उसकी सूजी हुई लाल आंखों में अब आंसुओं की जगह एक अजीब सी सर्द और ठहरी हुई शून्यता आ गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जमीन पर रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने खुद से ही दृढ़ता से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उस दरिंदे के पास नहीं जाऊंगी। उसने अपने आंसुओं को बहुत ही बेरहमी से अपने हाथों की उल्टी तरफ पहुंच लिया और उसे मिट्टी के गालों पर फैला दिया। वो उस पेड़ के सहारे खड़ी हुई। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। पेट भूखा ऐंठ रहा था लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से एक ऐसा वादा किया जिसने उसके अंदर के सारे खौफ को एक पल में जलाकर खाक कर दिया। उसने खुद से ही वादा करके कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं इस शहर की किसी भी सड़क पर किसी भी गटर के पास भूखी प्यासी दम तोड़ दूंगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपनी रूह उस जानवर के पैरों तले रोंदने नहीं दूंगी। वो मेरी जान ले सकता है, मेरी बदनामी कर सकता है, लेकिन वो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा नहीं सकता। यह फैसला कोई आम फैसला नहीं था। यह एक मौत का चुनकर दूसरी मौत से बचने का फैसला था। जारा ने मान लिया कि आज उसका इस कॉलेज, इस शहर और शायद इस दुनिया में आखिरी दिन भी हो सकता है। उसने अपनी भारी बैग उस जमीन पर धूल फांक रहा था, उसे उठाया और अपने कंधे पर टांग लिया। उसने अपने उसी नम और मैले कुचले पर्पल सूट को ठीक किया और कॉलेज के मेन गेट की तरफ मुड़ गई। अब उसे घर जाना था, रावत मेंशन। वो घर पर जो उसके लिए नर्क था, लेकिन आज उसे नर्क का सामना करना था।
सड़क पर निकलते ही गर्म हवा के थपेड़ों ने फिर उसके चेहरे को झुलसाना शुरू कर दिया। लेकिन जारा को अब गर्मी, लहू, भूख, प्यास का कोई एहसास नहीं था। उसकी मुट्ठी में सुबह के बचे हुए वो 10 रुपए अभी भी कसकर दबे हुए थे। उसने सोचा कि वो बस ले ले, लेकिन फिर उसने अपने कदम रोक लिए। उसे बस में भीड़ के धक्के नहीं खाने, उसे पैदल चलना था। उसे खुद को दिमागी तौर पर बवंडर के लिए तैयार करना था, जो आज रावत मैंसन में आने वाला था। और सड़क के किनारे तेज तेज कदमों से चलने लगी। 4 किलोमीटर का वो सफर आज कोई सजा नहीं लग रहा था, ये एक बागी की चाल थी। चलते चलते उसका दिमाग एक सदी हुई रणनीति बना रहा था। उसने सोच लिया था कि वो घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताएगी, न ताई देवशिखा के सामने रोएगी और न ही रूही से कोई मिन्नत करेगी। क्यों बताए? क्या वो लोग उस पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर जारा ने पहले जाकर सुशांत की नीयत के बारे में बता दिया, तो रूही और देवशिखा उन्हें उल्टे जारा पर इल्जाम लगा देगी और वो रूही के बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश कर रही है और अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से झूठी कहानी गढ़ रही है। इसलिए जारा ने मन ही मन बदबुदा कर कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं उस फोन कॉल का इंतजार करूंगी। मैं सुशांत को चाल चलने दूंगी। जब वो रूही को फोन करके जहर उगलेगा, तब ये लोग मुझ पर टूटेंगे, तब मैं अपना मुंह खोलूंगी। मैं पूरी सच्चाई उसके चेहरे पर मारूंगी। अगर वो यकीन करेंगे तो ठीक, और नहीं करेंगे तो निकाल देंगे मुझे उस घर से। मैं खुद उस मनहूस दरवाजे को हमेशा के लिए पार कर जाऊंगी। शाम के 5:30 बज चुके थे। सूरज लगभग छुपने को था और आसमान में एक मटमैला सा उदास अंधेरा छाने लगा था। जारा के पैरों में नए छाले उभर आए थे। जो हाथ कल प्याऊ के पानी से जला था, उसकी टेस अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, लेकिन उसकी चाल धीमी नहीं पड़ी। आखिरकार रावत मैंसन्स का वो विशाल काले रंग का लोहे का गेट उसकी आंखों के सामने आ गया। वही गेट जिसने कल उसके हाथ को जलाया था, और आज ये गेट किसी यमराज के दरबार के बाहर लग रहा था। जारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इलेक्ट्रिक बेल बजाई। टिंग टिंग। अंदर घंटी गूंज गई। आज उसे कल की तरह बाहर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों में घर के गार्ड ने एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। जारा चुपचाप अपना सिर उठ सीधा कर अंदर दाखिल हुई और गार्ड ने उसे देखा और हैरान रह गया। रोज जब जारा कॉलेज से लौटती थी, तो उसका सिर झुका हुआ होता था। चाल में थकान और आंखों में खौफ होता था। लेकिन आज इस पर्पल सूट वाले लड़के की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, तूफान से पहले की खामोशी। वहीं जारा ने पोर्च पार किया और मेन डोर से लिविंग रूम में दाखिल हुई। लिविंग रूम में हमेशा की तरह एसी की ठंडी हवा चल रही थी। एक तरफ मखमली सोफे पर ताई देवशिखा बैठी थी, जिनके हाथों में एक विदेशी फैशन मैगजीन थी। पास ही टेबल पर उनकी ग्रीन टी रखी हुई थी। दूसरी तरफ एक रिक्लाइनर पर रूही लेटी थी, जो अपने आईफोन पर किसी को चैट कर रही थी। उसके कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे। जारा के अंदर आते ही जूतों की हल्की सी आवाज। देवशिका ने मैगजीन से नजर हटाई और जारा के उस खस्ता हालात, पसीने से भीगे बाल और धूल से नए कपड़े को देखकर देवशिका के चेहरे पर हमेशा की तरह नफरत और घिन के भाव उभर आए। देवशिका ने एक तीखा ताना मारकर कहा, आ गई महारानी, पूरे घर में अपने पसीने की बदबू फैलाती हुई। सीधे अपने उस दबड़े में जा, और हाँ, नहाकर किचन में जाना। आज डिनर में मेहमान नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जो खाना बनेगा वो तू ही बनाएगी। मालती के भरोसे मत बैठना। उनके बात सुनकर जारा के कदम एक सेकंड के लिए रुके। उसने देवशिखा की आंखों में सीधे देखा। आज उसने नजरें नहीं चुराई और न ही उसने हर रोज की तरह गिड़गिड़ा कर कहा, जी ताई जी। उसने बस देवशिखा को एक पल के लिए देखा और बिना एक शब्द बोले, बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। जारा की ये खामोशी और उसका यह बर्ताव देखकर देवशिखा को एक पल के लिए खटक गया। उन्होंने बड़बड़ाकर खुद से कहा, जबान भी नहीं, आज तो महारानी के मुंह में। देवशिखा बड़बड़ाकर फिर से अपनी मैगजीन खोल लिया। रोही, जो अपने फोन में मगन थी, उसने जारा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शायद वो सुशांत के ही मैसेज का इंतजार कर रही थी या किसी और से बात कर रही थी। जारा सीढ़ियां चढ़कर घर के पिछले हिस्से में अपनी घुटन भरी छोटी सी कोठरी में आ गई। उसने अंदर के कमरे का दरवाजा बंद किया और बैग को एक कोने में रख दिया। कमरे का फर्श अभी भी गर्म था,
छत का वो पुराना पंखा चर चर की आवाज के साथ गर्म हवा फेंक रहा था। ज़ारा उस बिना गद्दे वाली कठोर चारपाई पर बैठ गई। उसने अपनी कलाई में बंधी सख्ती सी घड़ी देखी और उसे उसकी माँ की जो हुआ करती थी। 5:45 हो रहे थे। सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। 15 मिनट, उस 6 बजे की डेडलाइन में, जब सुशांत को समझ में आ जाएगा कि ज़ारा उसके बिछाए हुए जाल में नहीं फंसी है। 15 मिनट उस विस्फोट के, जो इस घर की दीवारों को हिलाकर रख देने वाला था। ज़ारा के सीने में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी। क्या सुशांत सच में रोही को फोन करेगा? क्या वो वीडियो कॉल करेगा? क्या रोही को कहेगा? वो कितनी गंदी और मनगढ़ंत कहानी बनाएगा? ज़ारा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में कसकर फंसा लिया ताकि उसकी कंपन को रोक सके। अब 5:50 हो गए थे। नीचे लिविंग रूम से हल्की हल्की टीवी की आवाजें आ रही थी। सब कुछ कितना सामान्य लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि ऊपर इस छोटी सी कोठरी में बैठी एक लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी लड़ाई की उल्टी गिनती गिन रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने कानों को सतर्क कर लिया। वो नीचे से आने वाली हर आवाज, हर आहट को सुनने की कोशिश कर रही थी। ज़ारा की सांसें उखड़ने लगी। उसने उठकर कमरे में टहलना शुरू किया। वो बार बार खुद को तसल्ली देकर कह रही थी, मुझे रोना नहीं है, मुझे टूटना नहीं है, मैं सच बोलूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं सुशांत का असली चेहरा ही लोगों के सामने लाकर रहूंगी। वो ये कहते हुए खुद को मजबूत कर रही थी। तभी की घड़ी की सुई ने 6 के अंक को छू लिया और ज़ारा के पैर वहीं जम गए। उसने अपनी सांस रोक ली। अब किसी भी सेकंड, किसी भी पल नीचे रूही का फोन बज सकता था। किसी भी पल पूरे घर में रूही की चीख गूंज सकती थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए। पूरा घर शांत था। सिर्फ उस पंखे की चर चर की आवाज आ रही थी। ज़ारा की धड़कनें अब और तेज हो गई। यह सन्नाटा उस तूफान से भी ज्यादा भयानक था। क्या सुशांत को लगा कि वो रास्ते में है? क्या वो अभी भी होटल के कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा है? या वो फोन मिलाने के पहले अपनी उस झूठी कहानी को और पक्का कर रहा है? ज़ारा अपनी चारपाई के किनारे बैठ गई और दरवाजे की तरफ एक टक देखने लगी। उसने तय कर लिया था कि जब कोई और उसे नीचे बुलाएगा, तब वो नीचे जाएगी। रूही के चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी तो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। वो इंतजार कर ही रही थी। एक ऐसा इंतजार जो किसी फांसी पर चढ़ने वाले मुजरिम को भी नसीब नहीं होता। वो अपनी इज्जत, अपनी गरिमा और अपनी इंसानियत को बचाने के लिए हर तरह का अंजाम भुगतने को तैयार थी। आज रावत मेंशन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना न तो देवशिखा ने की थी और न ही रूही ने, न ही उस शांत ने। आज ज़ारा एक शिकार नहीं, बल्कि एक ऐसी बागी थी जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन ऐसे ही 6:15 हो गए। ज़ारा के माथे पर पसीने की बूंदें टपक कर उसके पर्पल सूट पर जब्ज हो रही थी। उसके होठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे और गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां रेत भर दी हो। वो अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। वो अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचे हुए थी कि उसके नाखूनों के निशान उसकी हथेलियों में गहरे जड़ गए थे। क्या उसने रूही को फोन कर दिया होगा? क्या नीचे से आवाज आने ही वाली है? ये सवाल बार बार उसके दिमाग को डस रहे थे, लेकिन नीचे से अभी तक कोई चीख, कोई हंगामा नहीं सुनाई दिया। ये खामोशी उस तूफान से ज्यादा डरावनी थी जो बस आने ही वाला था। वो बस इस सब के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में द ग्रैंड इंपीरियल होटल के नंबर 402 कमरे में एक अलग ही तरह का ड्रामा चल रहा था। कमरे का तापमान एकदम चिल्ड था। सेंट्रल एसी की ठंडी खुशबूदार हवा पूरे कमरे में फैली हुई थी। यह कमरा किसी राजमहल के बेडरूम से कम नहीं था। मखमली कालीन, किंग साइज बेड, इटालियन मार्बल का बाथरूम और शानदार नजारा दिखता हुआ शहर। एक बड़ी सी कांच की खिड़की। सुशांत ने अपनी महंगी शर्ट उतारकर बेड पर फेंक दी। सिर्फ एक ब्लैक ट्राउजर में,
हाथ में महंगी विदेशी शराब का गिलास, उस कांच की खिड़की के सामने वो खड़ा था। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया था और उसके चेहरे पर जीत की एक घमंडी गुरूर था। उसे पूरा यकीन था कि ज़ारा जैसी बेबस, डरी हुई और लाचार लड़की उसकी उस खौफनाक धमकी के बाद किसी भी कीमत पर होटल आने से मना कर ही नहीं सकती। सुशांत ने अपने गिलास में शराब का एक बड़ा घूंट लिया और खुद से कहा, रावत खानदान की इज्जत आज मेरे पैरों में होगी। ये कहते हुए एक शैतानी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने अपनी रोलेक्स घड़ी की तरफ देखा। 6:30 हो चुके थे। सुशांत की भौहें हल्की सी तन गई। उसने गुस्से में गिलास के पास रखी कांच की टेबल पर जोर से रखकर कहा, आधा घंटा लेट। इस भिखारिन की इतनी हिम्मत कि मुझे इंतजार करवाए। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर उसे शातिर दिमाग ने सोचा कि शायद वो ऑटो में आ रही होगी या छुप कर आने के चक्कर में उसे देर हो रही होगी। इसलिए उसने एक गंदी सोच के साथ खुद को तसल्ली देकर कहा, ओह, कोई बात नहीं। जितने देर से आएगी उतना ही ज्यादा फायदा उठाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे सुई आगे बढ़ रही थी, सुशांत का वो घमंड अब बेचैनी और गुस्से में बदलने लगा। सुशांत कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन चेक की। कोई मैसेज नहीं, कोई मिस कॉल नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी फटेहाल लड़की उसके जैसे रसूखदार इंसान को धोखा दे सकती है। उसने मन ही मन में कहा, क्या वो सच में नहीं आएगी? क्या उसने मेरी धमकी को हल्के में ले लिया? ये सोच कर ही उसके अहंकारी पुरुषार्थ पर एक जोरदार तमाचे जैसा काम हो रहा था। उसका खून खोलने लगा था। ऐसे ही 7 बज चुके थे। सुशांत के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। 7 बजते ही उसे सच्चाई कबूल करनी ही पड़ी कि ज़ारा नहीं आएगी। उसने उसे सुशांत देशमुख को, शहर के सबसे बड़े बिल्डर के इकलौते वारिस को रिजेक्ट कर दिया था। एक ऐसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं। सुशांत ने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, ज़ारा की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे सुशांत देशमुख को ना कहा। सुशांत गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों में एक खूंखार दरिंदे जैसी चमक आ गई। उसने पास ही रखे शराब के गिलास को उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। छन की आवाज के साथ कांच के टुकड़े टुकड़े पूरे कमरे में महंगे कालीन पर बिखर गए। शराब की बूंदें सफेद दीवार पर किसी खून के छींटों की तरह फैल गई। सुशांत ने चिल्लाकर कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जारा, बहुत बड़ी गलती। तूने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की है। अब मैं तुझे तेरी असली जगह दिखाऊंगा। अब तू इस शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तूने सोचा कि मैं मजाक कर रहा था? अब देख मैं क्या करता हूँ। सुशांत की उंगलियां गुस्से में कांपने लगी थी। उसने अपना आईफोन उठाया और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर उस नंबर को ढूंढा जो आज जारा की मौत का फरमान बनने वाला था, रूही माइलाओ। उसने बिना एक सेकंड की देरी किए कॉल बटन दबा दिया। लाउड स्पीकर पर फोन नहीं था, लेकिन सुशांत ने उसे अपने कान में इतनी जोर से दबा लिया कि उसका कान हिलाल हो गया। रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। उधर रावत मेंशंस के उस आलीशान एसी वाले मास्टर बेडरूम में रूही अपने मखमली बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसके कानों में हेडफोन लगे थे और वो अपने आईपैड पर नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज देख रही थी। उसके चेहरे पर महंगी फेस पैक की परत चढ़ी थी और पास एक विदेशी ब्रांड का परफ्यूम रखा था। तभी उसके आईफोन की रिंगटोन बजी। रोही ने झुंझलाकर आईपैड को साइड में करके कहा, कौन है यार जो इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा है? उसने बड़बड़ाकर फोन उठाया। स्क्रीन पर सुशांत बेबी का नाम फ्लैश हो रहा था। सुशांत का नाम देखते ही रूही के चेहरे की झुंझलाहट एक बनावटी और नखरे वाली मुस्कान में बदल गई। उसे अपना फेस पैक सूंघने की परवाह किए बिना ही तुरंत कॉल रिसीव किया और अपनी सबसे मीठी आवाज में बोली, हाय बेबी, क्या हुआ? आज तो तुमने पूरा दिन मुझे याद ही नहीं किया। मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से सुशांत की वो आशिकाना आवाज नहीं आई जिसकी रूही को उम्मीद थी। सुशांत एक बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी था। उसने एक पल में अपना वो खूंखार और गुस्से वाला रूप बदला और अपनी आवाज में एक ऐसी बनावटी घबराहट, दर्द और बेबसी भर ली जो किसी भी इंसान को सच लगने लगे। उसने रूही से कहा, रूही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या से बात कहूं।
सुशांत ने अपनी आवाज को हल्का सा कपने दिया और जैसे वो बहुत बड़े सदमे में है। सुशांत की ऐसी उखड़ी हुई आवाज सुनकर रूही एकदम से बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ सुशांत? तुम्हारी आवाज कैसी हो रही है? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? तभी दूसरी तरफ से सुशांत ने आग में पहली चिंगारी फेंक कर कहा, रूही, रूही यार, मैं सच में बहुत अपसेट हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे उस घर में तुम्हारी ही आंखों के सामने तुम्हारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। उसकी यह बात सुनकर रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कंफ्यूज होकर थोड़ा सा घबरा कर पूछा, साजिश? कैसी साजिश सुशांत? तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते? मुझे डर लग रहा है। सुशांत ने अपनी गहरी सांस ली, फिर उस जहर को रूही के कानों में घोलना शुरू करके कहा, रूही, ये बात तुम्हारी उस बहन जारा के बारे में है। जारा का नाम सुनते ही रूही के चेहरे पर वही पुरानी घिन और नफरत आ गई, लेकिन साथ ही एक गहरी उलझन भी। उसने तुरंत कहा, जारा? उस भिखारी ने क्या कर दिया? क्या उसने फिर से मेरे कपड़े, मेरी चीजों को चोरी की? तुम बताओ सुशांत, मैं अभी जाकर उसका मुंह नोच लेती हूँ। दूसरी तरफ से सुशांत ने बहुत ही शातिर तरीके से अपनी चाल चलकर कहा, बात तुम्हारे कपड़ों की नहीं है रूही, बात मेरी है। बात हमारे रिश्ते की है। वो लड़की, वो जारा, वो पिछले कई महीनों से कॉलेज में मुझे स्टॉक कर रही है। मैं जहां भी जाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है। मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी बहन है, इसलिए मैं उसे इग्नोर करता रहा। उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था, लेकिन आज तो उसने सारी सारी हदें पार कर दी। उसकी यह बात सुनकर रूही की सांसें तेज हो गई। उसका फेस पैक सूख कर दरकने लगा और उसने अपनी भौहें सिकोड़कर सुशांत से जल्दी में पूछा, आज क्या किया उस चुड़ैल ने? सुशांत, तुम मुझे सच सच बताओ। तभी दूसरी तरफ से सुशांत ने अपने मन गढ़ंत झूठ को एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह पढ़ना शुरू करके कहा, आज दोपहर को जब मैं म्यूजिक रूम में अकेला गिटार बजा रहा था, तो वो अचानक अंदर आ गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वो रोने लगी, मेरे पैरों में गिर पड़ी। वो कहने लगी कि मुझे बेइंतहा प्यार करती है। उसने कहा कि वो तुम्हारे जैसे महंगे कपड़े और तुम्हारे जैसे लाइफस्टाइल चाहती है, और वो सब मैं उसे दे सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर रूही चीख पड़ी। उसने चिल्ला कर कहा, क्या बकवास है ये? उसकी आंखों में गुस्से की आग निकलने लगी। तभी सुशांत ने उसकी उस आग में घी डालकर आगे कहा, रूही, रुको। बात सिर्फ इतनी नहीं है। जब मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उस घटिया लड़की ने कहा कि वो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगी। उसने कहा कि तुम तो सिर्फ अपने घमंड में रहती हो, असली खूबसूरती तो उसके पास है। उसने बेशर्मों की तरह मेरे कपड़े खींचने की कोशिश की। रूही, वो मुझ पर जबरदस्ती डोरे डाल रही थी। उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे नहीं अपनाया तो पूरे कॉलेज में हंगामा कर देगी। मैंने उसके साथ बदतमीजी की है, फिर वो हमारे रिश्ते को बदनाम कर देगी। यह आखिरी लाइन किसी डायनामाइट की तरह थी, जिसने रोही के दिमाग में चिथड़े उड़ा दिए। सुशांत ने जहरा की इस बेबस और प्रताड़ित लड़की से हटा के चालू लालची करेक्टरलेस लड़की बना दिया, जो अपने ही रसूखदार चचेरे भाई बहन के पीठ पीछे उनकी खुशियां चुराने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर रोही ने चिल्ला कर कहा, उस भिखारिन की इतनी जरूरत? रोही इतनी जोर से चिल्लाई, उसके गाल की नसें तन गई और उसका पूरा शरीर गुस्से, अपमान और ईर्ष्या से कांपने लगा। उसने गुस्से में कहा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई सुशांत कि आंख तरफ उठा देखे, वो मेरे घर में मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरी ही जिंदगी में जहर घोल रही है। सुशांत, तुम फिक्र मत करो। आज उस डायन को वो हश्र करूंगी जो सपने में भी उसने सोचा नहीं होगा। आज मैं उसे जान से मार दूंगी। तभी सुशांत ने अपनी एक्टिंग का आखिरी शॉट खेलकर कहा, रोही, प्लीज अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। वो लड़की दिमागी तौर पर पागल हो चुकी है। यह कहकर उसने अपना फोन काट दिया। फोन कटते ही सुशांत के चेहरे पर वापस शैतानी लौट आई। उसने खुद से कहा, खेल खत्म जरा रावत, अब देख तू तेरा क्या अंजाम होगा। इधर इसी समय रावत मैंसन में रोही के कमरे में जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा था। रोही ने गुस्से में अपना आईफोन पूरी ताकत से सामने लगे बड़े से वैनिटी मिरर पर दे मारा।
आईफोन की स्क्रीन और शीशा दोनों चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़े। उसने चिल्लाकर गुस्से में कहा, ज़हरा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी ज़हरा। ये चिल्लाकर रूही एक पागल इंसान की तरह पागल हो उठी। उसने अपने चेहरे पर लगा वो आधा सूखा फेस पैक पूरी तरह से अपने हाथों से रगड़कर उतारा, जिससे उसकी त्वचा लाल हो गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसका बॉयफ्रेंड, उसका रुतबा और उसका एक भिखारी बहन से हार। ये बात रूही के उस घमंडी और अमीर दिमाग के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो तूफान की तरह अपने कमरे से बाहर निकली। उसके चलने की आवाज और उसके भारी कदमों की धमक पूरे ऊपरी माले पर गूंजने लगी। वो सीढ़ियां उतरते हुए इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरे घर के नौकर अपने अपने काम छोड़कर डर के मारे बाहर आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, मोम, मोम कहाँ है आप? मोम! रोही की वो खौफनाक और चीखती हुई आवाज सुनकर देवशिखा, जो लिविंग रूम में आराम से अपनी ग्रीन टी पी रही थी, वो झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई और उसके हाथ से कप छूटते छूटते बचा। उन्होंने रूही को देखकर पूछा, क्या हुआ रूही, तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है मेरी बच्ची? क्या हुआ? ये कहकर देवशिका घबरा कर रूही की तरफ दौड़ी। वहीं रूही लिविंग रूम में पहुंची तो उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा गुस्से में भयानक लग रहा था। उसने मालती और बाकी नौकरों को वहां खड़े देखा तो चीख कर कहा, क्या तमाशा देख रहे हो तुम लोग? निकलो यहां से। उसका ये गुस्से वाला रूप देखकर सारे नौकर झट से उसके उल्टे पैर किचन की तरफ भाग गए। तभी रूही ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मॉम, आपने इस घर में एक नागिन को पाल लिया है। एक ऐसी नागिन जो अब हमें ही डसने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए रूही रोकर चिल्लाकर अपनी माँ के गले लग गई। उसकी बात सुनकर देवशिका का माथा ठनक गया। उसे अपनी भौहें सिकोड़ ली और रूही से कहा, कौन नागिन? तुम किसकी बात कर रही है बेटा? साफ साफ बता रूही, किसी ने मेरी बेटी को कुछ कहा है क्या? तभी रूही ने सिसक कर कहा, वो जारा, वो मनहूस भिखारी जारा। रूही ने जारा का नाम ऐसे लिया जैसे वो कोई गंदी नाली का कीड़ा हो। जारा का नाम सुनते ही देवशिका की आंखों में जो थोड़ी बहुत ममता अपनी बेटी के लिए थी, वो एकदम से खूंखार नफरत में बदल गई। उसने अपने दांत भींच कर कहा, उस लड़की ने क्या किया अब? मैंने तो उसे अभी उस मनहूस कोठरी में भेजा था। आखिर क्या होगा अब? क्या करेगी अब मनहूस जारा? अब ये दोनों माँ बेटी मिलकर क्या करेगी जारा के साथ, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने नाम और अपने निक नेम जरूर हमें कमेंट करके बताएं। इस कहानी में जितने भी करेक्टर आएंगे, हम आपके नाम से उन करेक्टर का नाम लिखना शुरू करेंगे और बोलना शुरू करेंगे।